हाँ बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के कुछ मूलभूत सिद्धांत। तो कोई कार्बनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें किन सिद्धांतों का वो पालन करता है, उन्हीं का हम लोग अध्ययन या उस पर चर्चा करेंगे। दरवाजा दरवाजा ठीक। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देख लें कार्बनिक अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया वह होता है जिसमें कम से कम दो पदार्थ हों, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जुड़कर या आपस में कुछ पदार्थों का अदला बदली करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। अब अभिक्रिया में हम लोगों को देखना है कार्बनिक अभिक्रिया। तो कार्बनिक अभिक्रिया मतलब कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आपस में बंध टूटते हैं। बंध टूटेगा, टूटने के बाद नए बंध का निर्माण होगा। नए बंध के निर्माण के साथ साथ उसमें नए यौगिक का निर्माण होता है या नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे कार्बनिक अभिक्रिया। तो कार्बनिक अभिक्रिया में मुख्यतः क्या होगा, बंध टूटेगा, टूटने के बाद नए बंध का निर्माण होगा। नए बंध के साथ साथ नया पदार्थ बनेगा जो उत्पाद कहा जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से कार्बनिक अभिक्रियाओं में कुछ भाग होते हैं, जिसे अभिकारक, जो पदार्थ भाग लेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसको अभिकारक कहा जाएगा। और जो बनता है या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहा जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे, जैसे आता है आधार अणु। आधार अणु प्लस आक्रमणकारी पदार्थ, और उसके बाद बनता है उत्पाद और सह उत्पाद। सह उत्पाद कहा जाता है इसको सामान्यतः। तो और इसमें कुछ अभिकर्मक रहता है। अभिकर्मक क्या, उत्प्रेरक हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, उत्प्रेरक होता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता। तो आधार अणु मुख्य पदार्थ होता है जिसका बंध, अच्छा इतना ये है आपका अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो बना होता है उसको कहा जाता है उत्पाद। या इसमें हम लोग ये देख सकते हैं उत्पाद या मुख्य उत्पाद, यहाँ पे मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा। अब इसमें आधार पदार्थ ये वह पदार्थ होता है जिसका बंध टूटता है और टूटने के बाद नए पदार्थ में बदलता है। और आक्रमणकारी पदार्थ या अभिकर्मक वो होता है जो इसको बंध के तोड़ने में सहायक होता है या बंध को तोड़ता है या आक्रमण करता है, इससे अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद नए पदार्थ बनाने में ये सहायक होता है। और उत्प्रेरक, अच्छा उत्पाद देख लें पहले। तो इनके बंध के टूटने के बाद नए बंध के निकलने, नए बंध के बनने के साथ जो नया मुख्य पदार्थ होता है उसी को मुख्य उत्पाद या उत्पाद कहते हो। और मुख्य उत्पाद के अलावा जो पदार्थ होता है उत्पाद में, उसे सह उत्पाद कहा जाता है। तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया करने में सहायक होता है, सहायक या इसका वेग को बढ़ाता है या घटाता है या परिवर्तित करता है। तो ये हुआ है आपका आधार अणु, आक्रमणकारी पदार्थ या रिएजेंट होता है। इसे बेस कहेंगे, इसे रिएजेंट कहेंगे, इसे ये प्रोडक्ट है, ये को प्रोडक्ट हो जाता है। और ये होता है कैटालिसिस। और इसमें सामान्यतः कार्बनिक अभिक्रियाओं को इस तीर द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तीर के द्वारा आपका व्यक्त होगा, तो तीर के पहले का भाग अभिकारक कहा जाएगा और बाद का भाग जो होगा वो उत्पाद कहा जाता है। अब इसमें तीर दो तरह का होता है, या अभिक्रिया कार्बनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक में तीर इस प्रकार लगा रहेगा और दूसरा जो होता है इस प्रकार रहेगा। इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। REACTION या अनुत्क्रमणीय, हिंदी में कहते हैं
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में हम लोग दो तरह की अभिक्रिया देखेंगे। एक ऐसा अभिक्रिया होगा जिसमें तीर एक तरफ होगा, जैसे ट्रैफिक होता है आपका वन वे ट्रैफिक, टू वे होता है, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। इसका अर्थ ये हो गया कि अभिकारक तो उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन फिर उत्पाद अभिकारक में बैक नहीं आएगा, तो उसे एक तरफ का अभिक्रिया कह सकते हो, या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है लेकिन उत्पाद अभिकारक में नहीं बदल सकता है। जैसा कि हम लोग परिवर्तन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाएगा, दूध जो होता है वो दही बन जाएगा, बट दही पुनः दूध में नहीं बदल पाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होगी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाए, परिस्थितियाँ बदलें तो उसमें उत्पाद पुनः अभिकारक में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहा जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या ये टू वे ट्रैफिक की तरह हो जाएगा। मतलब बैक भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैक भी आ सकता है। ये केवल फॉरवर्ड होगा, बैक नहीं आएगा। और ये ऐसी अभिक्रिया जो है फॉरवर्ड, जैसे इसमें कैल्शियम CaCO3 = CaO + CO2। अब ये अभिक्रिया अगर खुले में कराया जाए, अगर खुले वातावरण में हो तो ये वन वे की तरह होगा। लेकिन जब इसी अभिक्रिया को हम बंद पात्र में कराएं, CaCO3 × CaO + CO2 होता है। अगर ये किसी बंद पात्र में होता है तो ये आपका टू वे ट्रैफिक की तरह हो जाएगा। जैसे दोनों तरफ अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है और उत्पाद अभिकारक में बदल जाएगा। इसमें होता क्या है, ये गैस होता है, गैसी माध्यम में होता है, तो गैस ऊपर निकल जाता है, बाहर चला जाएगा, तो फिर वो बैक नहीं आ पाता है। जबकि इसमें बंद पात्र में होता है तो गैस जो है फिर वापस चला आता है, वापस आएगा तो फिर वह आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बैक होकर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे केवल हमें ये देखना है, ये सबसे मतलब नहीं है, यहाँ पे इस चिन्ह से मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम एक तरह से रासायनिक परिवर्तन की तरह कर सकते हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम ये समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन की तरह, मतलब जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाए और उत्पाद जो है पुनः अभिकारक में चेंज हो जाए। तो इस प्रकार का इसमें है। तो अब हम लोग देखेंगे सहसंयोजक जब कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में बंध बनेगा, पहले टूटता है, टूटने के बाद फिर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक, जैसे पीछे जबकि हम देखें अभी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो कार्बनिक अभिक्रिया होगा, तो उस अभिक्रिया में होता क्या है, बंध टूटता है और टूटने के बाद नए बंध बनेगा, नए बंध के साथ नए यौगिक का निर्माण होता है जो उत्पाद कहा जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि बंध टूटता कैसे है। अब कार्बनिक यौगिक जो होता है, चूँकि सहसंयोजक यौगिक होता है, मैक्सिमम सहसंयोजक और उप सहसंयोजक होते हैं अधिकांश, तो सहसंयोजक यौगिक ही मिलेंगे अधिकांश यौगिक। तो सहसंयोजक कैसे टूट रहा है, बस उसी को अब हम लोग देखेंगे। तो सहसंयोजक यौगिक के टूटने का दो प्रकार है, एक होमोलिटिक फिजन होता है, एक हेटेरोलिटिक, मतलब समविदलन, और दूसरा होता है विषम विदलन। ठीक, समविदलन और विषम विदलन। तो सहसंयोजक यौगिकों में बंध के टूटने का प्रकार हम लोग देखेंगे। इसको दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें होता है समविदलन और दूसरा है विषम विदलन। विषम विदलन या हेटेरोलिटिक फिजन, और इसमें होता है होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक या समविदलन है और विषम विदलन। तो समविदलन में पहले देख, सम होमो मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है, इसे दो भागों में बांटेंगे। तो होमो मीन्स होता है सेम, लिटिक मतलब होता है पार्ट, मतलब समान भाग, और इसमें हेटेरो का मतलब होता है असमान, हिंदी में कहेंगे असमान भाग या असमान भाग हो सकता है। अब इसमें समविदलन मतलब, विदलन मतलब होता है बंध के टूटना, सम मतलब क्या होगा, समान। तो इसमें मान लो कोई ए और बी
ए बी कोई यौगिक है जो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बंध में एकल बंध से जुड़ा हुआ है। तो इसमें एकल बंध के बनने में दो इलेक्ट्रॉन जो है लगा होता है। एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बंध के टूटते समय ही इलेक्ट्रॉन जो जिसका रहता है वो उसके पास चला जाता है। अब इसमें अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब जब इस पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, तो इसके बाद बनता क्या है, ए पर मुक्त मूलक बनेगा, बी मुक्त मूलक बनता है। मतलब होमोलिटिक विदलन वह विदलन होता है या सहसंयोजक बंध के टूटने का वह प्रकार है जिसमें अगर एकल बंध टूट सामान्यतः इसमें एकल बंध टूटेगा। एकल बंध के बनने में सहसंयोजक का एकल बंध है, तो एकल बंध के टूटने में मतलब बनने में दो इलेक्ट्रॉन लगा होता है, मतलब बराबर की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। तो ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन जब टूटा तो बराबर जो जितना इलेक्ट्रॉन लगाया था वह उतना इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लिया। तो इस प्रकार का बंध अगर टूटता है तो हम कहेंगे उसे सम विदलन या सम विखंडन, ठीक। और इसमें मिलेगा क्या, उसके बाद हमें समान इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा। समान इलेक्ट्रॉन के वितरण के फलस्वरूप जो है मुक्त मूलक का निर्माण होता है। सामान्यतः इसमें मुक्त मूलक बनेगा, ठीक। हाँ, ये मुक्त मूलक हो गया। मुक्त मूलक, इसमें एक मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो मुक्त मूलक का निर्माण कब होगा, होमोलिटिक विदलन के फलस्वरूप। जब होमोलिटिक विदलन होता है उसी के फलस्वरूप जो है मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो मुक्त मूलक वह मूलक होता है या वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वह परमाणु या परमाणु का समूह जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उसमें उसे मुक्त मूलक कहते हैं हम लोग। अब मुक्त मूलक में सामान्यतः ये इस प्रकार रहेगा। अब आगे हम इसका विस्तृत परिभाषा देखेंगे मुक्त मूलक का। तो अब इसमें विषम विदलन में क्या है, विषम विदलन में जैसे ए और बी कोई दो पदार्थ हैं, मतलब दो परमाणु या दो परमाणु के समूह से बना हुआ पदार्थ जिसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। सिंगल बॉन्ड के बनने में दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। दोनों पदार्थों का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि विषम विदलन में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, सेम मतलब बराबर बराबर बराबर। इस ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन गया, ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन, सेम पार्ट का पार्टीशन हुआ। अब इसमें असमान भाग, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इस पर जाएगा या तो इस पर जाएगा, ये कंडीशन है इसमें विषम विदलन में। मतलब बंध के टूटने का पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर जाएगा। जिस परमाणु पर जाएगा उस पर ऋणावेश हो जाएगा और जिस पर से इलेक्ट्रॉन गया होगा उस पर धनावेश होगा। अगर या तो फिर इसमें ऐसे हो सकता है कि ए दो इलेक्ट्रॉन है तो ये इस पे चला आएगा, तो इस पर आ रहा है तो ए पर ऋण आवेश हो जाएगा और बी पर धन आवेश। अब इसमें क्या है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, सामान्य कंडीशन में जिसकी दो परमाणुओं के में जैसे ए और बी है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया जाता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी या अधिक होगा उसको बंध का इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ आकर टूटते वक्त दोनों ले लेगा। अगर ले लेता है तो उस पर ऋण आवेश और उसके अगेंस्ट वाले पे धन आवेश हो जाएगा। ये कंडीशन है इसकी। इसमें अगर मान लिया गया है कि ए जो है उसका विद्युत ऋणात्मकता कम है, बी की अधिक है। अगर बी का अधिक है तो उस अवस्था में बी पर ऋण आवेश हो जाएगा और ए पर धन आवेश। और इसमें क्या है कि माना गया है कि ए की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, बी की कम है, तो ए पर ऋण आवेश और बी पर धन आवेश है। तो ये है आपका। और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, कार्बो धनायन। इसके फलस्वरूप जो बनता है कार्बो धनायन या कार्बो ऋण आयन बनता है, कार्बो ऋणायन बनता है, ठीक। और इसमें क्या होमोलिटिक विदलन के फलस्वरूप आपका मुक्त मूलक बनता है, फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल बनेगा। और इसमें कार्बोकेटायन बनेगा
या कार्बन आयन बनता है, कार्बोरेड आयन या कार्बो धन आयन बनता है। तो अब क्लियर हुआ इतना, मतलब होमोलिट समविदलन वह विदलन होता है जिसमें बंध का इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणुओं पर अगर समान रूप से वितरित होता है तो उसको समविदलन कहेंगे, और असमान रूप से वितरित होता है तो उसे विषमविदलन कहेंगे। असमान रूप से वितरित होने का कारण होगा कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, ये ऐसे परमाणुओं के मध्य बनेगा जो कोवैलेंट कंपाउंड में जनरली पोलर हों, अधिकांश पोलर हों, या तो फिर सेम ना हों, मतलब समान परमाणु के मध्य। जैसे इसमें H और H के बीच टूट रहा है, Cl और Cl के बीच, तो इसकी जितनी विद्युत ऋणात्मकता होगी उतनी ही विद्युत ऋणात्मकता दोनों परमाणुओं की है, तो समान बरतेगा। और इसी में जैसे अब इस प्रकार है, कोई यौगिक मेथिल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, अगर ये बंध टूटेगा तो इस प्रकार होगा। और उसी प्रकार अगर Cl जुड़ा हो, उसमें अगर Cl को हेटेरोलिटिक फिजन के द्वारा तोड़ा जाए तो कार्बन और Cl की या कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता को देखा जाएगा या कंपेयर किया जाएगा। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता हाई होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे, और जिस पर जाएंगे उस पर ऋणावेश हो जाएगा, और जिस पर से हटेंगे उस पर धनावेश। जैसे इसमें क्या कंडीशन है, अगर कार्बन और Cl की बीच की विद्युत ऋणात्मकता का तुलना किया जाएगा तो Cl की हाई है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, मतलब बंध टूट रहा है तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक ठो ये भी चला जा रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे मुक्त मूलक क्या होता है, और कार्बो धन आयन क्या होता है, और कार्बो ऋण आयन क्या होगा। कार्बो धन आयन और कार्बो ऋण आयन किसको कहेंगे। तो देखते हैं फ्री रेडिकल वाले। फ्री रेडिकल हम लोग देखेंगे, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। तो हम लोग देखेंगे मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक जो होता है वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो उदासीन होता है। उदासीन परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है, क्या होता है, उदासीन परमाणु होता है। क्या होगा ये, सामान्यतः उदासीन परमाणु होगा या समूह होगा। इसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। अब इसमें किसी भी परमाणु जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को चिन्ह के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया कराया गया है। मान लो जैसे CH3 है, ऐसे देखो CH3 है, मेथिल मूलक है, तो इसको इस प्रकार करेंगे, मतलब एक बिंदी के रूप में ऊपर दिखाया जाता है, तो वह मुक्त मूलक को चिन्ह को प्रकट होता है या चिन्ह को व्यक्त करता है, या उसे हम कहेंगे मुक्त मूलक। और इसमें इसकी क्रिया से ये किसी होमोलिटिक विदलन के फलस्वरूप बनता है। ये कब मिलेगा, आपका होमोलिटिक फिजन में, ये मिलेगा आपका होमोलिटिक फिजन में मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, और ये कब कहाँ मिलेगा, कहाँ पर पाया जाएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में पाया जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में मिलेगा। और इसके अस्थायित्व तो बहुत कम होता है, यह कम अस्थायी होता है, क्रियाशीलता अधिक होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और यह अपने को युग्मित करने के लिए अत्यंत तन्मयता या बहुत अधिक, क्या कह सकते हैं उसको, कि मतलब इसको युग्मित करने के ये अधिक प्रयास करता है। वहीं इसका प्रयास ही इसकी क्रियाशीलता को व्यक्त करता है। और इसमें मूल रूप से क्या है, मूल रूप से हमें ये देखना है, ये उदासीन परमाणु या परमाणु का समूह होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, होमोलिटिक फिजन के बीच में, होमोलिटिक फिजन के दौरान मिलेगा, और ये किसी केमिकल रिएक्शन के या कार्बनिक अभिक्रिया के बीच में पाया जाता है। इसकी क्रियाशीलता उच्च होती है और अस्थायित्व कम अस्थायी होता है। अयुग्मित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए ये अत्यधिक प्रयास करता है, वही प्रयास इसकी क्रियाशीलता कही जाती है। अब उसमें
इलेक्ट्रॉनों को एल्किल ग्रुप के आधार पर हम लोग देखेंगे इसकी क्रियाशीलता क्या, अस्थायित्व। जनरली इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, जो अस्थायित्व होता है, वह अस्थायित्व आपका इस प्रकार होता है, RCRH द्वितीयक हो गया, RCR नहीं, ए नहीं रहेगा, H मतलब किसे कहेंगे हम लोग, टर्सरी ब्यूटिल मूलक और इसको एक आइसोप्रोपिल मूलक। ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल, या तो इसको हम हटा सकते हैं प्रोपिल मूलक, इसको CH3 कर दें, आप एग्जैक्ट नाम में आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। इसको भी हटा दे रहे हैं, CH3, और ये भी हो गया आपका CH3 ब्यूटिल 1 2 3 4 हो गया, और ये हो गया एथिल मूलक, और ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल मूलक। ऐसे करें, HCHH मेथिल मूलक। ये अस्थायित्व है, अस्थायित्व घटते क्रम में, मतलब इसका जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व का क्रम है जो वो तृतीयक मुक्त मूलक का, या हम इसे कहते हैं तृतीयक मुक्त मूलक, इसे द्वितीयक कह सकते हैं, इसे प्राथमिक मुक्त मूलक कह सकते हैं। प्राथमिक कह सकते हैं तो तृतीयक हो गया, द्वितीयक हो गया, प्राथमिक। तो स्टेबिलिटी जो है एल्किल ग्रुप की संख्या के बढ़ने के साथ इसमें बढ़ती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि तृतीयक ग्रुप की संख्या जिसमें अधिक होती है उसका अस्थायित्व सबसे अधिक होगा। अगर अस्थायित्व सबसे अधिक होगा तो क्रियाशीलता सबसे कम होगी, इसकी क्रियाशीलता सबसे उच्च रहेगी। तो ये है आपका मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक क्या होगा, वह परमाणु या उदासीन परमाणु या परमाणु का समूह है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और यह होमोलिटिक विदलन के फलस्वरूप बनता है, किसी भी कार्बनिक रासायनिक अपक्रियाओं के मध्य में मिलता है। यह अत्यंत अस्थायी होता है और अधिक क्रियाशील होता है। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण ये क्रियाशील होती हैं, और इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण इसे हम अनुचुंबकीय भी कहेंगे। अनुचुंबकीय, ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय, या इसे कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो करेक्टर में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कहा जाएगा पैरा। इसमें ये कार्य, इसका अस्थायित्व का जो कारण है यहाँ पे वो अति संयुग्मन है, अति संयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन के द्वारा होता है। हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इसमें तृतीयक मूलक जो होता है वो अधिक अस्थायी होता है, और प्राथमिक या एथिल मूलक जो होता है वो कम अस्थायी है। तो इतना मूल रूप से इतना मूल चीज़ है आपका मुक्त मूलक। वह उदासीन परमाणु या परमाणु का समूह है। इसे परमाणु जिसके मध्य टूटेगा, टूटने के बाद उसे एक बिंदी के रूप में प्रकट किया जाता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका क्रियाशीलता अधिक होती है, ये किसी रासायनिक अपक्रिया के बीच में पाया जाएगा, और ये होमोलिटिक विदलन के फलस्वरूप होता है और किसी रासायनिक अपक्रिया के बीच में मिलेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन अकेला होता है, अयुग्मित होता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। और यह अकेला इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण को प्रकट करता है। अब इसका अस्थायित्व हम देखते हैं। अस्थायित्व का मतलब अधिक क्रियाशील
कम क्रियाशील रहे। क्रियाशीलता और अस्थायित्व दोनों लगभग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो तृतीयक मूलक जो होता है सबसे अधिक अस्थायी होगा और प्राथमिक में सबसे कम अस्थायी होता है। या अस्थायित्व ऐसे कह सकते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक का कंडीशन देखेंगे तो भी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, जैसे CH3 हो गया, फिर मेथिल मूलक हो गया। मेथिल मूलक के बाद जैसे प्राथमिक मूलक, फिर द्वितीयक मूलक, फिर तृतीयक मूलक, प्राइमरी होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल, वही चीज़ है जो ये है वही ये भी है, उल्टा कर दिया गया इसको। तृतीयक इधर हो गया, इसमें तृतीयक इधर किया गया। तो तृतीयक मूलक का जो स्टेबिलिटी होती है भी हाई होगी। ठीक, ये था आपका मुक्त मूलक। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कार्बोधनायन। कार्बोधनायन जो होता है हेट्रोलिटिक विदलन के फलस्वरूप बनता है। हेट्रोलिटिक फिजन मतलब बंध के टूटने का वह प्रकार जिसमें बंध का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर जाएगा। जबकि इसके पिछले वाले में हम लोग होमोलिटिक फिजन में देखे थे कि होमोलिटिक फिजन जो है आपका किसी बंध का जो इलेक्ट्रॉन होता था वह दोनों पे बराबर वितरित सेम वितरित होता था। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि जो समान वितरित नहीं हो रहा है। इसमें हेट्रोलिटिक फिजन में आपका कार्बन व ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता देखा जाता है। कार्बन इसमें विद्युत ऋणात्मकता ब्रोमीन की अधिक है, जिसके कारण इसमें जो बंध का दोनों इलेक्ट्रॉन होगा आपका दोनों यहाँ पे चलाएगा। अब इस कार्बन पर धन आवेश है तो कार्बोधनायन, धनायन मतलब कार्बन प्लस धनायन, मतलब कार्बन के ऊपर धन आवेश हो। अगर कार्बन के ऊपर धन आवेश है तो उसी को हम लोग कहेंगे कार्बोधनायन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? जो बंध वाला इलेक्ट्रॉन था ये वाला तो निकल गया। जैसे इसकी संरचना इस प्रकार रही होगी, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये ब्रोमीन रहा होगा तो ब्रोमीन का एक हो गया, हाइड्रोजन का ये हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। मान लो यहाँ पे कार्बन है तो ये कार्बन का रहा होगा, तो ये आपका ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, ये ऐसे, और बाकी इससे ये सब जुड़े होंगे और ये ऐसे हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये बंध टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इतना निकल गया तो हमारे पास बचा क्या? 2, 2 4, 2 6। मतलब कार्बोधनायन वह कार्बन पर धन आवेशित कार्बन का यौगिक होता है। धन आवेशित कार्बन के यौगिक को कार्बोधनायन कहेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। मतलब धन आवेशित कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। इसमें क्या होगा, ये अष्टक को प्राप्त करने के लिए एक बंध की और आवश्यकता होती है। इसके लिए एक बंध की आवश्यकता मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की और ये आवश्यकता होती है। इसमें संकरण जो होगा आपका sp2 मिलेगा। ये कार्बन sp2 संकरित होता है और इसमें जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। तो ये वाला जब दोनों इलेक्ट्रॉन होगा तब इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब उसमें ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, ये सामान्यतः लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और इसमें जनरली या इसको परिभाषा के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन के दौरान बना वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पर धन आवेश हो उसे कार्बोधनायन कहेंगे। उसमें धन आवेशित कार्बन के ऊपर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये sp2 संकरित होता है। इसमें एक लोन पेयर की कमी के कारण, मतलब अष्टक को प्राप्त करने में एक लोन पेयर की कमी होती है, जिसके कारण ये लुईस अम्ल कहे जाते हैं। और ये sp2 संकरित होते हैं और ये कार्बोधनायन भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में मिलेंगे और किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में पाए जाएंगे और ये अत्यधिक अस्थायी और अत्यधिक क्रिया। तो अब हम लोग देखेंगे कार्बोधनायन का अस्थायित्व। जैसा कि अस्थायित्व तो इसका मुक्त मूलक जैसा ही रहेगा, जैसे C
CH3 इसमें अस्थायी तो जो है तृतीयक मूलक का, टर्सरी मूलक का अधिक होगा, सेकेंडरी का या ऐसे कर सकते हैं, तृतीयक मूलक का सबसे अधिक, फिर द्वितीयक मूलक का, फिर प्राथमिक का, और उसके बाद मेथिल मूलक का होगा। मटर